शेर और बकरी जिस घाट पर पानी पीते हो वो घाट ना हमने देखा है और ना ही देखना चाहते हैं। हमारी जेल से संगीन कैदी भी रिहा होता है तो यही दुआ करता है कि अगर दोबारा जेल जाए तो रघुवीर सिंह की जेल में ना जाए। इस इलाके में नए आए हो साहब, वरना शेर खान को कौन नहीं जानता। यही वो फिल्म थी जिससे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की फिल्मी गाड़ी चल पड़ी। बताया जाता है कि वो अपना बैग पैक करके वापस इलाहाबाद की गाड़ी पकड़ने जा रहे थे कि तभी प्राण साहब ने रोका और फिल्म जंजीर में इंस्पेक्टर विजय का रोल दिलवाया। यह फिल्म बच्चन साहब की जिंदगी का माइलस्टोन साबित हुई और फिर कभी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, ना ही कभी प्राण साहब के एहसान को। फिल्म में लाल बाल, लाल दाढ़ी मूंछ और लाल पठानी सूट में प्राण साहब का पठान का किरदार वो अपनी जुबान से कम आंखों से ज्यादा बोलते थे। बड़े से बड़ा एक्टर उनकी आंखें देखकर ही सहम जाता है। तो ऐसे थे हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे पहले खलनायक प्राण साहब। नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉलीवुड लेजेंड्स सितारों का सफरनामा और आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। तो बॉलीवुड में काम करने वाले हीरो हीरोइनों की बात तो हम खूब कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं खलनायकों के खलनायक प्राण साहब। 50 से 70 के दशक के बीच खौफ का दूसरा नाम होता था प्राण। हीरो तो बहुत थे, लेकिन वो इकलौते ऐसे खलनायक थे जो अकेले तमाम हीरोज पर भारी पड़ते थे। प्राण साहब की पर्दे पर एंट्री होते ही थिएटर में सन्नाटा पसर जाता था। सुर्ख लाल आंखें और चेहरे पर हैवानियत हल्के ढाल जान डाल देते। यकीनन अपने जमाने में उनकी टक्कर का कोई खलनायक नहीं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि विलन बनना तो दूर, प्राण साहब ने तो कभी फिल्मों में आने के बारे में भी नहीं सोचा था। बस किस्मत ने ऐसा साथ दिया कि एक पान की दुकान पर सिगरेट का छल्ला उड़ाते उड़ाते वो फिल्मों में पहुंच गए और बन गए हीरो से भी ज्यादा फीस लेने वाले इकलौते विलन। प्राण साहब का पूरा नाम प्राण कृष्ण सिकंदर। का जन्म 12 फरवरी 1920 को दिल्ली के बलीमारान इलाके में हुआ। प्राण साहब का जन्म जिस परिवार में हुआ था वो आर्थिक रूप से काफी समृद्ध परिवार था। उनके पिता सिविल इंजीनियर थे और गवर्नमेंट सिविल कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम किया करते थे। अब क्योंकि वो सरकारी नौकर थे तो उनका तबादला भी वक्त वक्त पर होता रहता था। इसी वजह से प्राण साहब की स्कूलिंग भी अलग अलग जगहों पर हुई और इस तरह जब तक वो 10वीं में पहुंचे उनके पिता यूपी के रामपुर में कार्यरत थे। वैसे तो प्राण साहब पढ़ने लिखने में काफी तेज तर्रार थे, लेकिन उनका इंटरेस्ट फोटोग्राफी में ज्यादा था। एक दिन न मालूम कहां से उनको एक कैमरा भी मिल गया। बस 10वीं की पढ़ाई छोड़कर प्राण साहब फोटोग्राफी करने निकल पड़े। एक अच्छा और प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनने के लिए प्राण साहब ने एक जाने माने संस्थान से बाकायदे इसकी ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग के दौरान वो शिमला चले गए और फोटोग्राफी करने लगे। इसी बीच एक दिन उन्हें एक रामलीला प्रोग्राम में फोटोग्राफी करने का मौका मिला। जब वो वहां पहुंचे तो पता चला कि सीता का किरदार निभाने वाला शख्स बीमार हो गया। अब उस वक्त न मालूम उनके दिमाग में कहां से ये ख्याल आया कि उन्हें सीता का कैरेक्टर प्ले करना चाहिए और बस उन्होंने कर भी डाला। तो ये पहला मौका था जब प्राण साहब ने किसी तरह का अभिनय किया। वो शिमला में करीब 1 साल तक थे, जिसके बाद उनकी कंपनी ने उन्हें फोटोग्राफी करने के लिए लाहौर भेज दिया। अब लाहौर पहुंचने के बाद प्राण साहब को पान खाने की आदत पड़ गई। वो हर रोज बिला नागा रात का खाना खाने के बाद एक दुकान पर पान खाने जरूर जाते थे। तो एक दिन वो उसी पान की दुकान पर अपने स्टाइल में पान खाने के बाद सिगरेट पी रहे थे कि तभी पंजाबी फिल्मों के लेखक और निर्देशक वली मोहम्मद वली वहां पहुंच गए। उन्हें नौजवान को अपने स्टाइल में सिगरेट का छल्ला उड़ाते देखा तो काफी इंप्रेस हुए। प्राण साहब के पास गए और बोले, मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, उसका एक किरदार बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, क्या तुम उस फिल्म में काम करोगे? अपनी बात सुनकर प्राण साहब ने कहा, तुम मजाक कर रहे जनाब। अब ये सुनकर वली मोहम्मद ने अपना कार्ड, विजिटिंग कार्ड था, वो प्राण के हाथ में थमाया और कहा, कल 10 बजे इसी पते पर मिलने स्टूडियो आ जाना। ये सब प्राण साहब को एक अजीब सा लग रहा था, एक झूठा सा लग रहा था। अब वो ये सोच रहे थे कि भाई कोई कैसे पान की दुकान पर उन्हें फिल्मों में काम करने का ऑफर दे सकता है। ये सब उन्हें एक अफसाने जैसा लग रहा था, इसलिए वो अगले दिन स्टूडियो ही नहीं गए और अपने काम में जुटे रहे। उस घटना के करीब 1 हफ्ते बाद वो एक थिएटर में फिल्म देखने पहुंचे तो वहां वली मोहम्मद वली की फिर से उन पर नजर पड़ी। प्राण साहब के पास आए और गुस्से में बोले, तुम आए क्यों नहीं थे? तुम मुझे अपना पता दो, मैं तुम्हें पिक करूंगा और प्रोड्यूसर से मिलवाऊंगा। प्राण साहब उनकी बात मान गए, अपना पता उन्हें दे दिया। अगले दिन वली मोहम्मद आए और प्राण साहब को प्रोड्यूसर से मिलवाने लगे। स्टूडियो में उनकी कुछ
पिक्चर्स क्लिक की गई, स्क्रीन टेस्ट किया गया और 50 रुपए के मेहनताने पर उन्हें विलेन रोल के लिए साइन कर लिया गया। और फिर कुछ ही दिनों बाद पंजाबी फिल्म यमला जट बनकर तैयार। 1940 में आई ये फिल्म प्राण साहब की पहली फिल्म थी। उनके किरदार की काफी तारीफ हुई और फिर प्राण साहब को भी इस काम में मजा आने लगा और एक्टिंग की तरफ उनका इंटरेस्ट भी और बढ़ गया। धीरे धीरे लाहौर फिल्म इंडस्ट्री में प्राण साहब ने अच्छा खासा नाम कमा लिया। उसी दौर में 1942 में आई फिल्म खानदान में भी उन्हें काम करने का मौका मिला, जो अच्छा खासा काम कर गई। इसी तरह वक्त गुजरा और साल आया 1947। देश विभाजन सब कुछ बिखेर कर रख दिया, देश भी बिखर गया। प्राण साहब को भी अपने पूरे परिवार के साथ लाहौर छोड़ बंबई आना पड़ा, लेकिन बंटवारे की आंच ठंडी होने में काफी वक्त लग गया। इस वजह से प्राण साहब को लंबे वक्त तक कोई काम नहीं मिल पाया। परिवार के भरण पोषण तक के लिए उन्हें टेंशन हो रही। तभी एक दिन उनकी मुलाकात सादत हसन भट्टो से हुई, जिनकी मदद से उन्हें बॉम्बे टॉकीज की फिल्म जिद्दी में काम करने का मौका मिला। तो याद होगा मशहूर फिल्म थी जिद्दी, जिसे बॉम्बे टॉकीज ने बनाया। अब प्राण साहब की फिल्मी गाड़ी चल पड़ी थी और एक के बाद एक कई बड़ी फिल्मों में उन्हें विलन का रोल मिलता जा रहा था। उस वक्त के दिग्गज अभिनेता देवानंद, दिलीप कुमार और राज कपूर के सामने वो विलन के किरदार में चुनौतियां खड़ी करने लगे। आगे चलकर प्राण साहब ने कुछ ऐसी फिल्में भी की जिनसे उनकी किस्मत ही बदल गई। 1956 में आई फिल्म हलाकू में सुल्तान हलाकू का किरदार हो या फिर जिस देश में गंगा बहती है में निभाया राका डाकू का किरदार, उनका हर किरदार अमर है। उसके बाद और भी कई फिल्में मिली जिन्होंने प्राण साहब के फिल्मी करियर में प्राण डाल दिए, जैसे पत्थर के सनम, तुमसा नहीं देखा, बड़ी बहन, मुनीम जी, गंवार, गोपी, हमजोली, 10 नंबरी, अमर अकबर एंथनी, दोस्ताना और डॉन जैसी शानदार फिल्में शामिल थी। प्राण साहब 50 और 60 के दशक तक विलन के किरदार में ही नजर आए, लेकिन 1967 में आई फिल्म उपकार में उनके मलंग चाचा के किरदार में उनकी छवि बदल गई। प्राण साहब के ऊपर फिल्माया गया गाना कस्म वादे प्यार वफा, वादे हैं वादों का क्या, आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। ये गाना इतना चर्चित हुआ क्या है। इसके बाद आई फिल्म जंजीर में निभाया गया पठान का किरदार आज भी लोगों के ज़हन में घूमता है। इस फिल्म में उनके ऊपर फिल्माया गया गाना यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। यकीन मानिए प्राण साहब को डांस बिल्कुल भी नहीं आता था, लेकिन किरदार की मांग थी तो उन्होंने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। नतीजा ये हुआ कि ये गाना और प्राण साहब का डांस हर म्यूजिक पार्टी में फॉलो किया जाने लगा। उन्होंने अपने 5 दशकों से लंबे फिल्मी करियर में करीब 400 फिल्मों में काम किया और अपने हर किरदार से दर्शकों का मनोरंजन किया। अपने लंबे फिल्मी सफर और शानदार अभिनय के लिए प्राण साहब को 4 बार फिल्म फेयर अवार्ड, पंजाब सरकार की तरफ से शिरोमणि पुरस्कार, द लायन क्लब, विलेन ऑफ द मिलेनियम, पद्म भूषण और दादा साहब फाल्के जैसे बड़े सम्मानों के साथ नवाजा गया। इन पुरस्कारों की लंबी चौड़ी लिस्ट से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं प्राण साहब ने अपने पूरे फिल्मी करियर में कितना उम्दा, कितना शानदार काम किया और नाम कमाया। बढ़ती उम्र के साथ प्राण साहब बीमार रहने लगे तो उन्होंने फिल्मों से दूरी बनाई। हिंदी सिनेमा का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड दादा साहब फाल्के मिलने के अगले ही साल यानी 20 जुलाई 2013 में प्राण साहब दुनिया को अलविदा कहे। तो यूं तो हिंदी सिनेमा में कई खलनायक आए गए, प्राण साहब जैसा दमदार, असरदार, खूंखार खलनायक न कोई आया न ही कोई आया। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहे श्रेष्ठ भारत।